नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का यूपी टेट की इस स्पेशल सीडीपी की क्लास में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस वीडियो में मित्रों आज के वीडियो का टॉपिक है, मैं लगातार सिद्धांतों की प्रक्रिया को शुरू किया हूं। जो सीडीपी के कुछ बेसिक्स थे उसे कंप्लीट करवाते हुए, बीच में सिद्धांत अधिगम के सिद्धांतों को कंप्लीट करवाते हुए आगे जो शिक्षण की प्रविधियाँ हैं, या यूँ कहे तो आपने जो शिक्षण अधिगम के सिद्धांत प्रथम सेमेस्टर में आपने कंप्लीट किया था, उसी सिद्धांतों को बाद में मैं पढ़ाऊंगा। उसके बाद आरटीई 2009 और उसके बाद नई शिक्षा नीति पढ़ाते हुए इस सीडीपी की क्लास का अवसान करूंगा। मित्रों आप सभी के बीच आज कोहलर के सिद्धांत के बारे में चर्चा करने वाला हूं। आप सभी लोग अगर पहली बार वीडियो पर आते हैं तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन करिएगा। और मित्रों आपके लिए अगर मैं ईमानदारी से कार्य कर रहा हूं तो वीडियो को आप सभी लोग अपने मित्रों तक शेयर जरूर करिएगा। मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग अगर हमारे नोट्स को परचेज करना चाहते हैं, सीडीपी और ईवीएस के लिए स्पेशल जो नोट्स हमने बनाए हैं, उस नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है वहां से, और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है वहां से आप क्लिक करके उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको पीडीएफ्स मिलेंगे। मित्रों वहां पर जो पीडीएफ है वो क्रम वाइज आपको दिए जा रहे हैं, अर्थात पार्ट वाइज आपको दिए जाएंगे। कुछ लोग ज्वाइन करते ही तुरंत ही हमसे पूछने लगते हैं भैया बताइए कि यहाँ पर सभी पीडीएफ्स नहीं है। तो मैं बता दूं धीरे धीरे आपको पीडीएफ दिए जाएंगे। अभी सीडीपी की क्लासेज चल रही हैं और सीडीपी के लगातार नोट्स आपको वहां पे प्रोवाइड हो रहे हैं। उसके बाद ईवीएस के नोट्स आपको प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। यकीन मानिएगा, जो भी बच्चा हमारे ऊपर विश्वास किया है, मैं उसके विश्वास को कभी खत्म नहीं होने दूंगा, कभी उसके भरोसे को नहीं तोड़ूंगा। 25 से ज़्यादा क्वेश्चंस, 25 से ज़्यादा प्रश्न मैं अपने टॉपिक से, अपने लेक्चर से, अपने नोट्स से दिलाने का प्रयास करूंगा। तो आइए चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं मित्रों कोहलर के बारे में। मित्रों कोहलर के बारे में अगर बात करें, सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है, कोहलर कहाँ के वैज्ञानिक थे। तो आप सभी लोगों से मैं कमेंट बॉक्स में ये उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग, हम हर एक वैज्ञानिक के सिद्धांतों को पहले पढ़ा चुके हैं जब आपने 21 बैच में एडमिशन लिया था। उसी की वजह से मैं आज आपसे फिर पूछता हूं कोहलर कहां के वैज्ञानिक थे। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है अगर आप ईमानदारी से वीडियो को देखते हैं। देखिएगा, कोहलर के इस सिद्धांत को सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहा जाता है। कोहलर साहब ने इस सिद्धांत, जो अपना सिद्धांत दिया था, जो अपना प्रयोग किया था वनमानुष पर, चिंपैंजी पर जो प्रयोग किया था, उन्होंने चिंपैंजी को ऐसा प्रयोग किया कि चिंपैंजी किसी कार्य को करने के लिए विचार करे, सूझ उसके मन में आए, ठीक है। आप सभी लोगों से कहा जाता है, हमारे गांव में, हम अवधि क्षेत्र से है तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि कोनो सूझबूझ नहीं है का, इस तरीके का कार्य कर रहे हो, कोनो सूझबूझ नहीं है का। इस तरीके के जो सूझ वाली शब्द है, ये सूझ शब्द हमारे आम बोलचाल की भाषा में जरूर बोला जाता है। तो उनके सिद्धांत को सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहते हैं। अंतर्दृष्टि का वास्तविक अर्थ की बात करें तो अंतर्दृष्टि का वास्तविक अर्थ होता है विचार। अंतर्दृष्टि मतलब अपने अंदर की जो दृष्टि होती है, अंदर की दृष्टि का मतलब अंदर कोई आंख थोड़ी होती है, अंदर तो हम विचार ही कर सकते हैं ना। अगर आपकी आंखें फूट गई हैं तो अगर आपसे कहा जाए कि आप अपने अंतर्दृष्टि से बताइए कि प्रभु श्री रामचंद्र जी कैसे थे, तो आप अपने मन के अंदर विचार करने के बाद, अंतर्दृष्टि का मतलब आप अपने मन के अंदर विचार करने के बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी के छवि का वर्णन आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यही होता है अंतर्दृष्टि, मतलब विचार होता है। सूझ का मतलब होता है किसी चीज पर आप कोई मतलब कि किसी समस्या को समाधान के लिए आप कोई नया, क्या बोलते हैं उसे यार, शब्द नहीं आ रहे हैं, कोई नया प्रयोग आप कर दीजिए, कोई नई टेक्निक आप ला दीजिए, वही होगा सूझ, ठीक है। सूझ की यूं कहे तो अंग्रेजी में आप इसे टेक्निक बोल सकते हैं, कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कैसे थे। एक गेस्टाल्टवादी थे। अब शब्द से गेस्टाल्टवादी से आप अपने दिमाग में अब घुमाइएगा, गेस्टाल्टवादी क्या है। गेस्टाल्टवादी मित्रों, गेस्टाल्ट जो शब्द है यह जर्मन भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है संपूर्णता। क्या होता है? संपूर्णता। इसका मतलब है कि जो गेस्टाल्टवादी होते हैं वह संपूर्णता की बात करते हैं, न कि पार्ट वाइज की बात करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि बात करें, अगर मैं आपसे कहूं कि किसी वस्तु को दिखा करके मैं आपसे कहूं कि इस वस्तु को देखिए, अगर आप गेस्टाल्टवादी होंगे तो पूरे संपूर्ण वस्तु को देखेंगे, न कि उसके पार्ट को देखेंगे। मैं हाथ में मोबाइल लिया और मोबाइल को दिखाऊं तो आप मोबाइल के पार्ट को नहीं देखेंगे कि इसका कैमरा बढ़िया है, क्या बढ़िया है। आप पूरे मोबाइल को संपूर्णता से देख करके, गहन अध्ययन करने के बाद उस मोबाइल पर अपने तथ्य प्रस्तुत करेंगे। तो गेस्टाल्टवादी का मतलब होता है संपूर्णता, गेस्टाल्टवादी का मतलब होता है संपूर्णता, समग्रता।
ठीक है। तो वर्तमान के समय में जैसे आप सीडीपी पढ़ रहे हैं तो आप समग्रता और संपूर्णता से पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, और निश्चित तौर पे नितिन उपाध्याय खास तौर पे आपके लिए संपूर्णता और समग्रता के साथ सीडीपी पढ़ाने का प्रयास कर रहा है। आप सभी लोगों को वीडियो कैसी लगती है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपनी तरफ से संपूर्णता दिखा रहा हूं। ठीक है। तो जर्मन भाषा का शब्द है गेस्टाल्ट और इसका अर्थ होता है संपूर्णता। अगर मित्रों कहा जाए कि सूझ अथवा अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो प्रतिपादक मित्रों वर्दिमर है। ध्यान रख लीजिएगा, प्रतिपादक की बात की जाए तो प्रतिपादक मित्रों वर्दिमर है, और अगर प्रयोगकर्ता की बात की जाए तो कोहलर है। लेकिन वर्तमान के समय में कोहलर के ही नाम से यह सिद्धांत मशहूर हुआ, क्योंकि कोहलर साहब ने ही अपने बाद में इन्होंने बुक लिखा था। उस बुक में जो है इन्होंने अपने इस विचार के बारे में जो इन्होंने प्रयोग किया था, उस प्रयोग के बारे में लोगों के सामने तर्क प्रस्तुत किया या सिद्धांत के बारे में बताया। तो मित्रों अगर प्रतिपादक की बात की जाए तो कौन है, वर्दिमर है, और अगर इसके प्रयोगकर्ता की बात की जाए तो कोहलर साहब है। और प्रयोग कब किया था, तो 1912 में इन्होंने प्रयोग किया था। कोफका साहब जो है सहयोगकर्ता थे, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। अगर आपसे यूं कहा जाए गेस्टाल्टवादी कौन है, तो वर्दिमर, कोफका और कोहलर, ये तीन जो वैज्ञानिक हुए हैं इन्हें गेस्टाल्टवादी वैज्ञानिक कहा जाता है। कौन कौन है, कोहलर को तो आप जान रहे हैं, वर्दिमर को आप जान रहे हैं, लेकिन कोफका को भी नाम ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि कोफका महोदय भी कोहलर साहब के साथ प्रयोग में अपना सहयोग किए थे। ठीक है, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। आगे बात करते हैं, सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या गेस्टाल्टवादी ये कहते हैं कि जब तक आपके सामने समस्या नहीं होगी तब तक उस समस्या का समाधान नहीं होगा। तो जब तक समस्या दिखाई नहीं पड़ेगी तब तक समस्या का हल नहीं होगा, एक गेस्टाल्टवादी कहते हैं। और गेस्टाल्टवादी ही नहीं, आप अपने अंतर्विचार से मतलब कि एक बार सोचिए कि अगर आपके सामने समस्या नहीं दिखाई देगी तो क्या आप उस समस्या के समाधान के लिए सूझ या अंतर्दृष्टि अपनाएंगे? नहीं अपनाएंगे। आपके सामने यूपीटेट की एक समस्या है वर्तमान के समय में, इसी वजह से आप निशांत ज्ञान के वीडियोज को देख रहे हैं। अगर आपके सामने यूपीटेट जैसी कोई बात नहीं होती, अपने माता पिता के सपनों को साकार करने जैसी कोई बात नहीं होती, तो क्या आप जो है अपने समय को पढ़ाई पर खर्च कर रहे होते? बिल्कुल नहीं। आप जो है यूं चिल कर रहे होते, अपने जीवन के मौज ले रहे होते। लेकिन आपके सामने समस्या है यूपीटेट और माता पिता के सपनों को साकार करने का, इस वजह से आप जो है आप हमारे वीडियोज को देख रहे हैं। तो जब तक समस्या दिखाई नहीं पड़ती है तब तक उस समस्या का हल नहीं होगा। ये किसने कहा? तो गेस्टाल्टवादियों ने कहा है। आगे बात करते हैं, इस सिद्धांत को मित्रों अवयवीवाद का सिद्धांत कहा जाता है। आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स जरूर मेंटेन करते चलिएगा। इस सिद्धांत को अवयवीवाद का सिद्धांत कहा जाता है, समग्रवाद का सिद्धांत कहा जाता है, संपूर्णवाद का सिद्धांत कहा जाता है। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। गेस्टाल्टवादियों का सिद्धांत कहा जाता है, इस सिद्धांत को कोहलर का सिद्धांत कहा जाता है, सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहा जाता है। कुछ भी आ जाए तो आपको सही उत्तर लगा के आना है, क्योंकि यूपीटेट में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मित्रों संपूर्णता का सिद्धांत किसे कहा जाता है, तो संपूर्णता का सिद्धांत वही गेस्टाल्टवादियों का सिद्धांत हुआ। और गेस्टाल्टवादी कौन थे? तो कोहलर साहब गेस्टाल्टवादी थे, और कोहलर साहब के सिद्धांत को सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहा जाता था। आपको सारी चीजें कोरिलेट करके याद करने का प्रयास करना है। मित्रों इन्होंने जो प्रयोग किया था वनमानुष पर किया था। वनमानुष का मतलब चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। और कितने चिंपैंजियों पर प्रयोग किया था? 6 चिंपैंजियों पर इन्होंने प्रयोग किया था। लेकिन इन 6 में सबसे ज्यादा या यूं कहें तो सबसे बेहतर जो प्रयोग हुआ था वह सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर हुआ था। इस वजह से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कोहलर साहब ने किस चिंपैंजी पर प्रयोग किया था, तो नाम है सुल्तान। लेकिन इन्होंने अलग अलग 6 चिंपैंजियों पर प्रयोग किया था, लेकिन सुल्तान पर जब इन्होंने प्रयोग किया तो इनके सिद्धांत को संपूर्णता मिली, इनके सिद्धांत को एक नया आयाम मिला। इसी वजह से सुल्तान का नाम इन्होंने अपने बुक में, जो इनकी बुक बाद में 1959 में प्रकाशित हुई, उसमें इन्होंने अपनी बुक में इसका जिक्र किया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इन्होंने किस वनमानुष पर प्रयोग किया था, सुल्तान पर प्रयोग किया था, कितने वनमानुषों पर प्रयोग किया था, 6 वनमानुषों पर प्रयोग किया था, इस बात को आप जरूर बता पाएंगे। ठीक है मित्रों, चलिए आगे बात करते हैं। इन्होंने बताया था, इन्होंने क्या बताया था, यहां पर देखिए, इन्होंने बताया था कि सबसे पहले गेस्टाल्टवादियों का कहना था सबसे पहले आपके सामने क्या आती है? सबसे पहले आपके सामने आती है समस्या। अगर समस्या आपके दिमाग में आएगी, कभी कभी ये पूछा जाता है गेस्टाल्टवादियों के अनुसार किसी समस्या को हल करने की क्रम कौन सा है, सही क्रम कौन सा है? तो यही है, पहले आपके सामने कोई समस्या आती है, कोई प्रश्न आता है, तब जाकर के आपके मन के अंदर विचार आते हैं, अंतर्दृष्टि उत्पन्न होती है। मित्रों अंतर्दृष्टि का अर्थ मैंने बताया विचार।
सबसे पहले आपके सामने समस्या आएगी तो आपके मन के अंदर विचार आएगा, और जब विचार आपके मन के अंदर आएगा, आपके हृदय अंतरात्मा के अंदर विचार आएगा, तो आपको सूझ कोई न कोई जरूर दिखाई देगा कि मित्रों चलिए हम ऐसा करते हैं, ऐसी ऐसी बुकों का प्रयोग करते हैं, तब जाकर के यूपी टेट को रेल देते हैं 130 नंबर के साथ। तो पहले आपके सामने समस्या यूपी टेट को लेकर के आई, उसके बाद यूपी टेट को क्रैक करने के लिए आपके दिमाग में ढेर सारी विचार चलने लगे, उसके बाद आपको सूझ आई। सूझ का मतलब मैं आपको ऐसे बताऊं, सूझ का मतलब है प्लानिंग, ठीक है। सूझ का मतलब ये नहीं है कि कार्य आप करेंगे, सूझ का मतलब है आप प्लानिंग बनाना प्रारंभ कर दिए। पहले आपने समस्या आई, उसके बाद अंतर्दृष्टि आई, उसके बाद सूझ आई, और जब आपने प्लानिंग बना दिया तो प्लानिंग के बाद आपने उस प्लानिंग के तहत कार्य करना प्रारंभ कर दिया। और कार्य करने के बाद एक दिन वो समय जरूर आएगा जब आप लोग जो है यूपी टेट और सुपर टेट के इस मुकाम को पार करते हुए अपने आप को एक शिक्षक के पद पर अपने आप को प्रतिस्थापित कर पाएंगे। तो कोहलर के सिद्धांत को भी आप अपने दिमाग में, अपने जीवन में सिरोधार्य करने का प्रयास करिए कि सबसे पहले समस्या आती है, फिर अंतर्दृष्टि आती है, फिर सूझ आती है, और बाद में हम समाधान की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं चीजें आपने समझ लिया है। आगे बात करते हैं मित्रों, इन्होंने प्रयोग कैसे किया था। तो प्रयोग के बारे में चीजें आसान है, मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। वैसे नोट्स में मैंने बेहतरीन तरीके से लिखा है, आप अगर लिखते हैं तो अच्छी बात है। देखिए, एक बंद कमरा था जो इन्होंने प्रयोग किया था, एक बंद कमरा था, और बंद कमरे पर इन्होंने सुल्तान को यहां पर बैठा दिया था। मित्रों यहां पर जो है सुल्तान बैठ गया है अंदर, सुल्तान को इन्होंने अंदर डाल दिया था, ठीक है। इस कमरे के अंदर सुल्तान को बंद कर दिया, और कमरे की जो छतें थी यहां पर जो है केला लटका दिया था, और सुल्तान बाबू भूखे थे। जब सुल्तान को भूख लगी थी तो केला ऊपर था, तो सुल्तान जो है हाथ पैर पटक करके, और स्लिप मतलब जो दीवार था वो पूरी तरीके से चिकना था, पूरी तरीके से सुल्तान भाई प्रयास किए लेकिन उस केले तक नहीं पहुंच पाए, और थक माद करके बैठ जाते हैं। जब बैठ जाते हैं तो उनको कुछ नहीं दिखाई देता, भाई अब क्या करे, केला तो मिलेगा नहीं, चलो मतलब हम हार गए हैं। फिर कोहलर साहब ने उसमें क्या दे दिया, उसमें दे दिया क्या दे दिया, बॉक्स दे दिया, ठीक है। अंदर फेंक दिए बॉक्स, एक बॉक्स फेंक दिए। तो सुल्तान ने बॉक्स को लेकर के इधर उधर पहले बॉक्स के साथ खेलने का प्रयास किया, फिर उसके दिमाग में सूझ आया कि भाई बॉक्स को रख करके हम पाने का प्रयास करते हैं, क्या पा जाएंगे। वो एक बॉक्स से नहीं पा रहा था, एक बॉक्स फिर उन्होंने फेंक दिया अंदर, ठीक है। अब दोनों बॉक्सवा ऊपर नीचे रख लिया, जब ऊपर नीचे बॉक्स रख लिया तो फिर पाने का प्रयास किया, लेकिन हाथ से फिर भी नहीं पा रहा था, है ना। तो सुल्तान जो है अपने मतलब सूझ बना रहा, प्लानिंग बना रहा, कैसे पा जाए केला खा लें, है ना, क्योंकि उसके भूख बहुत तेज लगी हुई है। अब जो है कोहलर साहब छड़ी दे देते हैं, पहले बॉक्स देते हैं फिर छड़ी दे देते हैं। अब जब उसे छड़ी दे दिए तो छड़ी से जो है दोनों बॉक्स को ऊपर रख करके उसके ऊपर चढ़ जाता है, और छड़ी से जो है केले को पाने का प्रयास करता है, लेकिन फिर भी केला नहीं प्राप्त हो पाता है। फिर एक छड़ी दे देते हैं, और जब एक छड़ी दे देते हैं दोनों छड़ियों को जोड़ करके, ठीक है, कहीं कहीं पर एक छड़ी लिखा है, कहीं कहीं पर दो छड़ी लिखा है, दोनों छड़ियों को जोड़ करके अंततः वह जो है केला प्राप्त कर लेता है। वैसे कभी आपसे यूपी टेट की परीक्षा में प्रयोग नहीं पूछा जाएगा कि कैसे कैसे प्रयोग किए थे, बस इतना जानिए सुल्तान जो है कमरे के अंदर बैठा था, बॉक्स पे चढ़ करके छड़ी की सहायता से केले को अंत में प्राप्त कर लेता है। वो यही चीजें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि सुल्तान के सामने समस्या थी केले को प्राप्त करना, उसके बाद उसके मन में अंतर्दृष्टि आई, अर्थात विचार आया कि हम केले को कैसे प्राप्त करें। उसके बाद उसने प्लानिंग बनाना प्रारंभ किया, और प्लानिंग के तहत जो है बक्सा सजाना प्रारंभ किया, और छड़ी की सहायता से अंत में समाधान कर लेता है, अपनी भूख की तृप्ति कर लेता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं चीजें आप समझ गए हैं। गेस्टाल्टवादियों के संप्रत्यय की बात करें तो गेस्टाल्टवादियों ने 5 संप्रत्यय बताए हैं। 5 संप्रत्यय आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसे ध्यान रख लीजिएगा। सबसे पहले आपने कोई टारगेट है तो टारगेट आपको कोई ना कोई आपका टारगेट जरूर होता है। भाई जीवन का टारगेट नहीं होगा तो आपका जीवन ही व्यर्थ है, ठीक है। बिना टारगेट के आप अगर जीवन जी रहे हैं तो निश्चित तौर पे आप अपने जीवन को ढकेल रहे हैं, मृत्यु की तरफ आप बढ़ रहे हैं बिना टारगेट के अगर आप हैं। तो पहली बात है कि गेस्टाल्टवादियों ने बताया कि जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए, बिना लक्ष्य के जीवन जो है नरक के समान है, यूं कहे तो पशुवत है ना, बिना लक्ष्य के आप पशुवत हैं। उसके बाद लक्ष्य, अगर आपने कोई अपने दिमाग में लक्ष्य बना लिया है तो आपके सामने आएंगी बाधाएं। दूसरे नंबर पर इन्होंने रखा बाधा। अगर आपके दिमाग में कोई लक्ष्य है तो भाई आपके दिमाग में है प्राइमरी का टीचर बनना, तो आपके दिमाग में प्राइमरी का टीचर बनना है तो क्या आपके लक्ष्य में बाधाएं नहीं आ रही? डायरेक्ट आप काहे नहीं प्राइमरी में चले जाते हैं? आपके सामने बाधाएं हैं, आपको यूपी टेट पास करना है, आपको सुपर टेट पास करना है, आपको जो है अपनी पारिवारिक बाधाओं को पूर्ति करना, आप अगर घर के बड़े हैं तो आपके पास पारिवारिक जिम्मेदारियां भी हैं, उसे भी पूरा करते हुए अपने लक्ष्य की तरफ जाना है। अर्थात अगर आपके सामने कोई बड़ा टारगेट है तो आपके सामने बड़ी बाधाएं भी आएंगी, अगर कोई छोटा टारगेट है तो आपके सामने छोटी
बाधाएं आएंगी। ठीक है, तो जितना बड़ा रिस्क आप लेंगे उतनी ही बड़ी आपको सफलता मिलने वाली है। ये गेस्टाल्टवादियों का कथन है भाई। उसके बाद जो है, अगर आपके सामने बाधाएं आएंगे तो निश्चित तौर पे आपको तनाव भी होगा। आपको लगेगा कि यार छोड़ देते हैं पढ़ाई लिखाई, कुछ भी नहीं है पढ़ाई लिखाई में, चलो काम करते हैं, 20,000 में जिंदगी अच्छे से कटेगी, चलो कहीं पर क्या कुछ काम कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। आपको टारगेट से हटाने के लिए कई सारे तनाव आपके दिमाग में चलते रहेंगे, और तनाव के बाद आपको जो है संगठन महसूस होगा। क्या संगठन की आवश्यकता पड़ेगी। आप जब संगठन प्राप्त कर लेंगे, ठीक है, बिना संगठन के आप चीजें नहीं हासिल कर सकते हैं। संगठन का मतलब ये नहीं है कि 5 लोगों के साथ मिलकर के आपको काम करना है। संगठन का मतलब ये है कि आप अपने कई स्किल्स का प्रयोग करके जो है उस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, और बाद में जो है पुनरुत्थान हो जाएगा। जब आप संगठन अर्थात अपनी स्किल्स का प्रयोग करके चीजों को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो आपके अंदर जो है आपको पुनरुत्थान मिलेगा, अर्थात आप कार्यों को, अपने टारगेट को, अपने लक्ष्य को हासिल करने में आपको देरी नहीं होगी। ठीक है, तो चीजें आप ध्यान रख लीजिएगा। ये जो मैंने डिस्क्राइब किया है इसी तरीके से डिस्क्राइब इसे किया जाएगा, लेकिन आपको बस इतना ध्यान रखना है, लक्ष्य है, बाधा है, तनाव है, संगठन है, पुनरुत्थान है। ये गेस्टाल्टवादियों के 5 संप्रत्यय हैं, 5 कॉन्सेप्ट हैं, 5 कॉन्सेप्ट हैं गेस्टाल्टवादियों के, कि गेस्टाल्टवादियों ने बताया कि ये 5 कॉन्सेप्ट पर ही हमारी सूझ अथवा अंतर्दृष्टि के सिद्धांत कार्य करते हैं। आगे बात करते हैं सूझ के सिद्धांत। जो सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इन्होंने अधिगम को कैसा माना है, क्योंकि जो भी सिद्धांत मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये अधिगम के मुख्य सिद्धांत हैं, अधिगम के नियम हैं। ठीक है मित्रों, जो सीखने की प्रकृति होती है वह संज्ञानात्मक होती है। किसने कहा है? तो गेस्टाल्टवादियों ने कहा है। आगे बात करते हैं, इन्होंने बताया कि सीखना अचानक होता है, क्योंकि जब आपके सामने समस्याएं आ जाती हैं तो आप अचानक से चीजों को सीख जाते हैं। ठीक है, किसी के सामने समस्याएं बता करके नहीं आती हैं कि हम आ रहे हैं, आप तैयार हो जाइए। समस्याएं हमेशा और हमेशा अचानक आती है, और जब समस्याएं आती है तो मनुष्य खुद ब खुद सीखने के लिए मजबूर हो जाता है। उसे पता नहीं होता है उन चीजों के बारे में, लेकिन फिर भी उसे सीखना पड़ता है भाई, है ना। कोई चाय बनाना नहीं जानता है, लेकिन अगर आपको समस्या आ जाए कि आपको चाय बनाना ही है तो आपको सीखना ही पड़ेगा। बिना सीखे आप अपने कार्यों को पूर्ति कर ही नहीं सकते हैं। तो जो समस्याएं होती हैं वो समस्याएं बता करके नहीं आती हैं। इस वजह से गेस्टाल्टवादियों ने कहा, क्या कहा? सीखना जो है अचानक होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, सीखने की जो प्रकृति होती है वह अस्थाई होती है। ऐसा नहीं है कि आप चीजों को अस्थायी तौर पे सीखते। एक बार कोई चीज अगर आपने सीख लिया तो वो अस्थाई हो जाती है। ठीक है, और जरूरी भी नहीं है कि भाई अस्थाई ही हो। हम तो कहेंगे सीखने की प्रकृति अस्थाई है, बस इतना ध्यान रख लीजिए, इतना ध्यान रखिए। लेकिन मेरी तरफ से सीखिए, अगर सीखने की प्रकृति अस्थाई होती तो हमें बार बार रिविजन करने की क्या आवश्यकता होती? विचार करना पड़ चाहिए कि नहीं। लेकिन सीखने की प्रकृति कैसी होती है भैया? अस्थाई होती है। ठीक, आगे बात करते हैं, सीखना मित्रों यांत्रिक नहीं होता है। कभी भी जो सीखना होता है, जो सीखने का मतलब अधिगम होता है भाई, समझिएगा, कहीं कहीं पर सीखना नहीं लगेगा। अधिगम की प्रकृति अस्थाई होती है, अधिगम अचानक होता है, अधिगम की प्रकृति संज्ञानात्मक होती है, अधिगम यांत्रिक नहीं होता है। अधिगम का मतलब होता है सीखना यांत्रिक नहीं होता है भाई। यांत्रिक का मतलब क्या? यांत्रिक का मतलब होता है का आपके पास मोबाइल है तो क्या आप सीख गए हैं? का नहीं सीखे है ना। मोबाइल में कितनी सारी वीडियोज पड़ी हुई हैं, का आपको सारी चीजें याद हैं? नहीं याद है ना। तो सीखना कभी यांत्रिक हो ही नहीं सकता है भाई। आपका ब्रेन यांत्रिक नहीं हो सकता है। आप जितना उसका प्रयोग करेंगे उतना ही वो सॉफ्ट होता जाएगा। ठीक, आगे बात करते हैं, इसका शिक्षा में क्या महत्व है। आप एक टीचर के तौर पे, आप एक प्रशिक्षु के तौर पे एक कोहलर के सिद्धांत को पढ़ रहे हैं, और हम एक टीचर के तौर पे आपको जो है पढ़ा रहे हैं, आपके गाइडर के तौर पे, आपके भाई के तौर पे पढ़ा रहे हैं। तो क्या इस सिद्धांत को केवल पढ़ लेना ही आपका दायित्व है? नहीं भाई, इस सिद्धांत को पढ़ लेना ही आपका दायित्व नहीं है। इस सिद्धांत को पढ़ने के बाद जब आप टीचर बनेंगे तो इसका प्रयोग कैसे करेंगे अपनी कक्षा में, अपने समाज को सुधारने में, अपने देश के कर्णधारों को बनाने में आप इसका प्रयोग कैसे करेंगे, उसे जानने का प्रयास करिए। क्योंकि सिद्धांत तो हमने पढ़ लिया, लेकिन इसका प्रयोग हमें अपनी क्लास में कैसे करना है, इसका प्रयोग हमें देश के कर्णधारों को बनाने में कैसे करना है, आपको होना चाहिए। सबसे पहली बात, इन्होंने जो है रटंत्र प्रणाली को मना किया, रटंत्र प्रणाली का विरोध किया। इन्होंने कहा कि बच्चे को कभी भी रटाना नहीं चाहिए। अगर बच्चे को देखिए, केले का इन्होंने पहले क्या दिया, वनमानुष को जो है सुल्तान साहब को पहले बक्सा दिया। अगर सुल्तान साहब को पहले से सिखाया गया होता, पहले बक्सा रखोगे फिर तुरंत छड़ी मार के तुरंत पा जाओगे धड़ाक से। सुल्तान साहब को रटाया तो गया नहीं था। सुल्तान साहब के पास समस्याएं आई और सुल्तान बाबू जो है तुरंत अंतर्दृष्टि और सूझ का सिद्धांत लगाते हुए पा गए केला। तो रटंत्र प्रणाली नहीं इन्होंने बनाया ना। तो वही मतलब है कि आप बच्चों को रटंत्र प्रणाली से मुक्त करेंगे, पूर्ण से अंश की ओर जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है गेस्टाल्टवादियों की देन कौन सी है? ये शिक्षण सूत्र है। पूर्ण से अंश की ओर जो है
ये शिक्षण सूत्र है। क्या है भैया? ये शिक्षण सूत्र है। आपसे अगर पूछा जाए कि गेस्टाल्टवादियों का प्रमुख शिक्षण सूत्र कौन सा है, तो गेस्टाल्टवादियों का प्रमुख शिक्षण सूत्र है पूर्ण से अंश की ओर जाना। क्या है? पूर्ण से अंश की ओर जाना। अर्थात सबसे पहले गेस्टाल्टवादी किसी चीज को देखता है समग्रता से देखता है। ठीक है, मैंने पहले बताया गेस्टाल्टवादी, पहले अगर आप गेस्टाल्टवादियों को मोबाइल दिखा दोगे ना, पहले मोबाइलिया की मतलब देखेगा, यार मोबाइल ऊपर से बहुत बेहतरीन लग रही है, पूर्णता को देखेगा, संपूर्णता को देखेगा, उसके बाद वो अंश पर जाएगा। अर्थात तब कहेगा भैया बताओ कैमरा कितने मेगापिक्सल का है, अब बताओ इसकी बैटरी कितने एमजीएच की है, उसके बाद कहेगा टचा बढ़िया काम करता है कि नहीं। तब एक गेस्टाल्टवादी पहले पूरा देखेगा, पहले ऊपर अंश देखेगा, बढ़िया दिख रहा है, उसके बाद तब अंश की तरफ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ गए, पूर्ण से अंश की ओर। गेस्टाल्टवादी समग्रता का ध्यान देते हैं पहले, उसके बाद अंश की तरफ जाते हैं। आगे बात करते हैं, समस्या की पूर्ण रूप से प्रस्तुति करता है, पाठ्यक्रम निर्माण में सहायक होता है। आपको पता रहेगा तभी ना पाठ्यक्रम का निर्माण आप बेहतरीन कर पाएंगे। क्या पता रहेगा? पता यह रहेगा कि बालक जो है किस स्तर का बालक है। अब आपके बालक को स्तर का पता ही नहीं है और आप इंटर का सिलेबस दे देंगे, अच्छा 5वीं वाला कैसे कर पाएगा। आगे बात करते हैं, कठिन विषय के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि कठिन विषय के लिए सूझ अति आवश्यक है। कठिन विषय के लिए सूझ अति आवश्यक है। कठिन विषय के लिए जो है सबसे पहले कठिन विषय तो आपको दिखाई देगा, लेकिन उसके अंश की तरफ आप धीरे धीरे बढ़ेंगे तो कठिन विषय भी सरल हो जाएगा। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं कोहलर के सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत आपने सुल्तान साहब को अच्छे से समझ लिया, ये क्या है कैसे है, आपने नोट्स बना लिया। और अगर आप नोट्स से हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स से जुड़ सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा, कुछ लोग जो है, हमें एक बच्चा भी मैसेज किया था कि फलाने जगह पर हमें PDFs वगैरह फ्री में मिल जाते हैं, तो कोई पागल ही होगा जो इस तरीके से आपके टेलीग्राम चैनल पर जुड़ेगा। तो मित्रों, मैं आपसे एक अपील ही कर सकता हूं कि आप सभी लोग अगर चाहते हैं तो ही जुड़े। मैं किसी को जो है दबाव नहीं बना रहा हूं कि आप जुड़े ही जुड़े, नहीं जुड़ेंगे तो आप जिंदगी आपकी बर्बाद हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। यूट्यूब पर फ्री कंटेंट मैं भी दूंगा और ढेर सारे महान शिक्षाविद जो है, मैं महान नहीं हूं लेकिन और भी जो शिक्षाविद हैं वो महान शिक्षाविद हैं मेरी नज़रों में। मैं बिल्कुल एक क्षुद्र आदमी हूं। जो महान शिक्षाविद हैं उनके द्वारा जो है आपको फ्री कंटेंट दिया जा रहा है, आप उनके माध्यम से भी पढ़ करके अपने सपनों को हासिल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है, मेरे ऊपर भरोसा है, तो ही आप करिए। और मैं कुछ भी नहीं हूं भाई, जिनका जिनका आप नाम लेते हैं उनके सामने मैं कुछ भी नहीं हूं, मुझे भी पता है मैं कुछ नहीं हूं, लेकिन अपनी तरफ से एक प्रयास करता हूं, अपने लोगों के लिए प्रयास करता हूं। जो लोग मुझे अपना समझते हैं वो मेरा सपोर्ट करते हैं। आपको लगता है कि आपके लिए मैं फर्जी काम कर रहा हूं तो आप इसका विरोध भी कर सकते हैं, क्योंकि यह सोशल मीडिया है। मैं आपको दबाव नहीं, कुछ किसी चीज़ के लिए मैं आपको दबाव नहीं बना सकता हूं। हर कोई मुझे गाली दे सकता है, हर कोई जिसे लगे गाली दे सकता है। जिसको लगे प्रेम बेहतर कर रहा हूं तो वो प्रेम और समर्थन में 2 शब्द लिख सकता है ना। मैं किसी को ब्लॉक भी नहीं करता हूं, मैं गाली सुनने के लिए तैयार रहता हूं। क्यों? क्योंकि अगर आप बेहतर करेंगे तो मुझे भी पता है समाज से अगर आपका विरोध हो रहा है तो वही आप आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित तौर पे अगर मेरा विरोध हो रहा है तो मुझे भी लगता है तो मैं अपनों के लिए बेहतर कर रहा हूं, अपने लिए नहीं। अपने लिए तो भाई जो कर रहा हूं कर ही रहा हूं, लेकिन अपनों के लिए मैं बेहतर कर रहा हूं, इस बात की मुझे कहीं ना कहीं पता, अंदाजा जरूर है कि आप लोग बहुत आगे जाएंगे। ठीक है, चलिए आखिरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करूंगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस न घबराओ संधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। प्रयास करिए बेहतर करने के लिए। जो आपको कहते हैं कि आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, आप ही हैं जो जीवन में कुछ करके दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।